हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टेशन पे। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर, मीनिंग ऑफ जेंडर इक्वालिटी, नीड एंड इम्पोर्टेंस, कोज एंड रोल ऑफ एजुकेशन टू ओवरकम जेंडर इनइक्वालिटी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर। तो जेंडर के कॉन्सेप्ट में क्या बोलते हैं? द टर्म जेंडर रेफर्स टू द सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल एट्रीब्यूट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। कि सोशली, कल्चरली एंड इकोनॉमिकली कुछ गुण, कुछ विशेषताएं और कुछ अपॉर्चुनिटीज़ एसोसिएट की जाती हैं कि आप आदमी हैं या आप औरत है, मेल है या फीमेल है। इन मोस्ट ऑफ सोसाइटीज़ बीइंग मेल और फीमेल, कि आप आदमी है या औरत है, ये सिर्फ इसी चीज़ से रिलेटेड नहीं है कि आप फिजिकली या बायोलॉजिकली एक दूसरे से डिफरेंट है। जो जेंडर है इसमें क्या हो जाता है कि अगर आप मेल हैं तो आपका पहरावा ऐसा होगा, आपकी बोलचाल ऐसी होगी, आप इस तरीके से बिहेव करेंगे, आप ये वाला प्रोफेशन ऑप्ट करेंगे। तो ये सब क्या है? जेंडर। फॉर एग्जांपल ड्रेसिंग ऑफ मैन एंड वुमेन, वही जो हमने बात की कि आदमी और औरत का पहरावा। दूसरा है बिहेवियर एप्रोप्रिएट, कि किस तरीके से बिहेव करती हैं लेडीज़ या किस तरीके से बिहेव करते हैं जेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ जेंडर। तो जो जेंडर है ये आया है लेटिन वर्ड जीनस से। तो जीनस क्या है? बेसिकली इसका मतलब होता था बर्थ, जहाँ पे जन्म लिया, या फैमिली या नेशन, मतलब कि उसकी बिलोंगिंग से रिलेटेड था, जो उसको रिलेट करते हैं। तो उससे बन गया जेंडर की, जैसे लेडीज़ के एट्रीब्यूट्स क्या होंगे जो उनसे रिलेट करते होंगे, कि वो शाई होंगी, वो सॉफ्ट स्पोकन होंगी, या वो किस तरीके से बिहेव करेंगी, वो पैसिव होंगी। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी क्या बोलती है कि जेंडर का मतलब क्या होता है? कर्ड। तो कर्ड क्या होता है? कास्ट, मतलब कि एक ग्रुप जो किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करे। उसके बाद है जेंडर रेफर्स टू दोज सोशली कंस्ट्रक्टेड रोल्स, कि समाज के द्वारा बनाए गए रोल्स की कौन सी भूमिका निभाई जाएगी, उनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगी, और उनके रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड वुमेन। जो जेंडर है ये एक सोशली कंस्ट्रक्टेड टर्म है, ये समाज के द्वारा बनाई गई एक टर्म है, जिसमें क्या है, कुछ विशेषताएं, कुछ करेक्टरिस्टिक्स, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, जोड़ दी गई हैं बीइंग मेल और बीइंग फीमेल, कि आप आदमी है या औरत है, उस अकॉर्डिंग समाज ने एक पैरामीटर्स रखे हैं जिसको क्या है, नाम दिया गया जेंडर। उसके बाद है इसके करेक्टरिस्टिक्स। तो करेक्टरिस्टिक्स में देखें, सबसे पहले है डायनामिक, कि जो ये जेंडर है ये डायनामिक है, ये चेंज होता रहता है। उसके बाद है सोशली कंस्ट्रक्टेड। जो जेंडर टर्म है ये एक सोशली कंस्ट्रक्टेड टर्म्स है, कि क्या किस तरीके से आदमी बिहेव करेगा या किस तरीके से औरत बिहेव करेगी। फॉर एग्जांपल अगर कोई लड़का रो रहा है तो उसे बोल दिया जाता है कि क्या तू लड़की है जो तू रो रहा है। तो ये क्या है, मतलब कि जेंडर से रिलेट किया गया कि हाँ, लड़के नहीं रो सकते, लड़कियां रोती हैं। लड़के क्या टफ होंगे, डोमिनेंट होंगे, एग्रेसिव होंगे। उसके बाद है अफेक्ट्स ऑल आवर लाइव्स, ये हमें सोशली भी अफेक्ट्स करती हैं, इकोनॉमिकली भी अफेक्ट करती हैं और पॉलिटिकली भी अफेक्ट करती हैं। चेंजेस ओवर टाइम, अभी सोशली कंस्ट्रक्टेड है तो क्या है, टाइम के साथ चेंज करता है। पावर ड्रिवन बाय जेंडर, कि इसमें क्या है, जो पावर दी जाती है वो मेल्स को ज़्यादा दी जाती है, कि फीमेल्स को ऐसे समझा जाता है कि उनको क्या है, दूसरों का ऑर्डर लेना है। जो मेल होंगे वो क्या करेंगे, लीड करेंगे। उसके बाद है एक्सेस टू रिसोर्सेज ड्रिवन बाय जेंडर, कि किन्हें एक्सेस अलाउ होगा कि ये रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल एजुकेशन से रिलेटेड, कि पहले क्या है, लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था। तो ये क्या था, ये भी जेंडर स्पेसिफिक हो गया था कि पढ़ेंगे सिर्फ क्या, मेल्स। तो ये क्या उस चीज़ को उसके बायोलॉजिकली सेक्स से रिलेट कर दिया, तो ये क्या हो गया, जेंडर। उसके बाद है वेरी विद कल्चर, अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग तरीके से वेरीज होता है। कहीं पे कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, किसी कल्चर्स में कुछ की जाती है। उसके बाद इसकी डेफिनेशंस देखें तो डेफिनेशंस में अकॉर्डिंग टू मरियम वेबस्टर डिक्शनरी, मैंने बहुत ही शॉर्ट सी डेफिनेशंस लिखी हैं जो इजी हो। फर्स्ट है अ बिहेवियरल कल्चरल साइकोलॉजिकल ट्रेड्स टिपिकली एसोसिएटेड विद वन सेक्स इज टर्म्स एज जेंडर, वही जो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि ये क्या है, ट्रेड्स जो
एसोसिएट किए गए हैं किसी पर्टिकुलर सेक्स के साथ कि फीमेल्स का ये होगा, इस तरीके से बिहेव करेंगी, वो कल्चर में उनका कल्चर इस तरीके से होगा, जैसे घूंघट में रहेंगी, पर्दा सिस्टम। तो ये सब क्या है, जेंडर से रिलेटेड। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू WHO। तो WHO ने किस तरीके से इसको डिफाइन किया, उन्होंने बोला जेंडर इन इट्स नैरोएस्ट सेंस मीन्स सोशली कंस्ट्रक्टेड सेक्स बीट मेल और फीमेल, कि समाज के द्वारा बनाया गया एक सेक्स जिसमें क्या है कि औरत किस तरीके से बिहेव करेगी, आदमी किस तरीके से बिहेव करेगा। बायोलॉजिकली ऐसा नहीं है कि आदमी रो नहीं सकता है या आदमी दूसरे की सुन नहीं सकता है, ये क्या है, समाज के द्वारा बनाए गए हैं। तो WHO कहता है कि इट इज़ अ सोशली कंस्ट्रक्टेड सेक्स। उसके बाद हम पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ जेंडर इक्वालिटी। तो जेंडर इक्वालिटी क्या है, द कॉन्सेप्ट दैट ऑल ह्यूमन बींग्स आर बोथ मैन एंड वुमेन। इसमें ऐसा नहीं है कि जेंडर इक्वालिटी सिर्फ वुमेन्स को चाहिए, both men and women are free to develop their personal abilities and to make choices without the limitations set by stereotypes, rigid gender roles, prejudices। कि इसमें क्या है कि उनको ये लाइबिलिटी होगी, उन वो फ्री होंगे कि वो कौन सी एबिलिटीज़ को डेवलप करना चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं, वो किस ऑक्यूपेशन में जाना चाहते हैं, वो स्टडी करना चाहते हैं या किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, ये सब क्या होगा, उनकी अपनी मर्जी होगी। दे आर फ्री टू डू वट एवर दे वॉन्ट। उसके बाद है जेंडर इक्वालिटी मीन्स डिफरेंट नीड बिहेवियर एंड एस्पायरेशंस ऑफ वुमेन एंड मैन आर कंसिडर्स वैल्यूड एंड फेवर्ड इक्वली। कि आदमी और औरत की जो भी उनकी नीड्स हैं, उनकी जो भी इच्छाएं हैं, उनको क्या है कंसीडर किया जाए, उनको महत्व दिया जाए और उनको इक्वली फेवर्ड किया जाए, कि हाँ किसी भी प्रकार का उनके साथ भेदभाव ना किया जाए। इट डज नॉट मीन्स द मैन एंड वुमेन हैव टू बिकम द सेम बट दैट देयर राइट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ विल नॉट डिपेंड अपॉन वेदर दे आर बोर्न मेल और फीमेल। कि ऐसा नहीं है, जेंडर इक्वालिटी का मतलब यह नहीं है कि आदमी और औरत सेम है। इसका मतलब ये है कि जो उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएगी, जो उनके राइट्स होंगे और जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी वो इक्वल होंगी। उनमें किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए कि वो एक लड़की पैदा हुए हैं या वो लड़का पैदा हुए हैं। उनको ये उनकी अपनी चॉइस है कि वो क्या करना चाहते हैं, कौन सा प्रोफेशन चूज़ करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं या घर का काम करना चाहते हैं। ये सब क्या है, जेंडर इक्वालिटी। उसके बाद क्या है, जेंडर इज़ नॉट अ वुमेन इशू, इट इज़ अ पीपल्स इशू। कि जो जेंडर है ये टर्म क्या है, सिर्फ औरतों के लिए एक समस्या नहीं है, ये लोगों की समस्या है। इसमें आदमी भी पिसता है और औरत भी पिसती है। इंडियन सोसाइटी ऑलवेज गिव प्रेफरेंस टू बॉयज़। जो हमारा भारतीय समाज है इसमें क्या है, शुरुआत से प्रेफरेंस क्या है, बॉयज़ को दी जाती है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। परंतु हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, प्रावधान है इक्वालिटी को लेकर। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि न्याय के सामने कानून के समक्ष सभी क्या है, एक बराबर है। उसके बाद आर्टिकल 16 क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, की सभी को समानता का अधिकार है। उसके बाद अगर हम देखें पिलर्स ऑफ जेंडर इक्वालिटी, तो सबसे पहले क्या है, मैन एंड वुमेन शुड हैव इक्वल राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। कि आदमी और औरत के पास क्या है, इक्वल राइट्स होने चाहिए और इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए। मैन एंड वुमेन आर इक्वली वैल्यूएबल टू सोसाइटी। कहते हैं आदमी और औरत समाज के दो पहिए हैं, तो ये क्या है, इक्वली वैल्यूएबल है। अभी अगर एक पहिया खराब हो जाए तो गाड़ी नहीं चल पड़ेगी। तो समाज की स्मूथ वर्किंग के लिए क्या है, दोनों को इक्वली वैल्यू करना चाहिए। एंड एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कि जेंडर इक्वालिटी में क्या है, किसी भी प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। इक्वालिटी डज नॉट मीन्स सेमनेस, कि इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि आदमी और औरत समान है। उनको क्या है, जो उनके राइट्स, उनकी नीड्स, उनकी अपॉर्चुनिटीज़, उस चीज़ को क्या है एक्सेस करने की उनको क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जानी चाहिए। उसके बाद क्या है, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ जेंडर इक्वालिटी, कि जेंडर इक्वालिटी की हमें ज़रूरत क्यों है। प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, ये क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देती है। ये कैसे, अभी अगर वुमेंस को भी
मौका दिया जाएगा पढ़ने का, तो वो भी क्या है सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगी और पॉवर्टी से लड़ने में सक्षम हो जाएंगी और क्या है फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होगी, तो जिससे क्या है ऑटोमेटिकली हमारे नेशन की जो क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। फॉर गुड फ्यूचर किनका होगा, बच्चों का भी होगा, फीमेल्स का भी होगा, नेशन का भी होगा। औरतें पढ़ी लिखी होंगी, आदमी पढ़े लिखे होंगे, तो क्या है वो अपने घर को चला सकेंगे, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकेंगे, तो जिससे क्या है एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। फॉर्मेशन ऑफ एबल्ड सिटीजन, अभी क्या है अगर पढ़े लिखे लोग होंगे समाज में, तो ये सारे जितने भी सोशल ईवल्स है ये हट जाएंगे और क्या है अच्छे नागरिकों का निर्माण होगा। फॉर सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक जो डेवलपमेंट में उसमें भी क्या है जेंडर इक्वालिटी हेल्पफुल करेगी, तो इसके लिए भी इसकी ज़रूरत है कि समाज में औरतों को क्या है उनका बराबरी का हक मिले, उनको भी एक्सेप्टेंस मिले। डेवलप्स हैबिट्स ऑफ वर्क अमंग चिल्ड्रन, अभी जेंडर इक्वालिटी में क्या है कि पेरेंट्स जो काम लड़की से करवा रहे हैं वही काम लड़के से भी करवाएंगे, तो इससे क्या है बच्चों में अपना काम खुद करने की जो हैबिट्स डेवलप होगी मोस्टली बॉयज़ में, क्योंकि पहले ऐसा था कि जो हाउस होल्ड चोर्स होते थे वो सिर्फ क्या है गर्ल्स करती थी, परंतु अभी ऐसा नहीं है, तो इससे क्या है बच्चों में जो हैबिट्स है वो डेवलप होती है कि वो अपना काम खुद करते हैं। उसके बाद क्या है फॉर कल्चरल डेवलपमेंट, कि किसी भी कल्चर के डेवलपमेंट के लिए क्या है जेंडर इक्वालिटी होना ज़रूरी है। बहुत सारी रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऐसी होती हैं कि जिसमें क्या है औरतों को पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता, तो अगर उन्हें पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाता तो क्या है क्रिटिसाइज़ की जाती हैं वो प्रैक्टिसेस कि इसमें औरतों को क्यों नहीं भागीदारी दी जा रही। तो इसकी वजह से क्या है अगर जेंडर इक्वालिटी होगी तो उन चीज़ों में क्या है वो कल्चर क्या है बच्चे भी अडोप्ट करेंगे, दूसरी जो अदर रिलीजन्स की हैं वो भी अडोप्ट करेंगे, अदर नेशंस की हैं वो भी अडोप्ट करेंगे। उसके बाद क्या है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़, अभी जेंडर इक्वालिटी की बात हो रही है, तो इसमें क्या है जो बॉयज़ हैं या जो मेल्स हैं उनमें क्या है एक्सेप्टेंस आती है फीमेल्स को लेकर कि वो उन्हें रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं, तो इससे क्या है जो बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़ होती है उनकी क्या है कल्टीवेशन होती है अमंग सिटीजन्स। उसके बाद है मेक डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग, अभी क्या है लेडीज़ को जो गर्ल्स हैं उनको क्या है पढ़ने का मौका दिया जाएगा, तो वो क्या है अपने जो उनका अधिकार है, जो उनका राइट है वोट करने का, उसको सही तरीके से अपनी समझ से वाइजली चूज़ करेंगे कि कौन उनका जो लीडर होगा, उसके बेसिस पे हमारी जो डेमोक्रेसी है वो स्ट्रॉन्ग होगी और जो हमारा लोकतंत्र होगा वो पढ़ा लिखा होगा और शिक्षित लोकतंत्र होगा। फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, जो ह्यूमन रिसोर्सेज है फॉर एग्जांपल स्कूल्स हो गए, हमारे अदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स होगी, हमारी ऑक्यूपेशंस होगी, जिसमें क्या है जेंडर इक्वालिटी होगी, तो औरतों को भी उतना ही अधिकार होगा कि वो उस चीज़ को क्या है इजीली एक्सेस कर सके। उसके बाद है जेंडर इक्वालिटी इज़ अ लॉ ऑफ नेचर, कि जो जेंडर इक्वालिटी है ये क्या है नेचर का लॉ है। अभी ऐसे तो है नहीं है कि भगवान बारिश कर रहा है, उन्होंने देखा लड़की है तो लड़की पे बारिश नहीं गिरानी है, या लड़का है उस पर बारिश नहीं गिरानी है, सिर्फ लड़के पे गिरानी है। तो इसमें क्या है कि ये नेचर का लॉ है कि जब भगवान किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है आदमी और औरत में, तो हम लोग क्यों करते हैं। उसके बाद है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, कि जो ह्यूमन राइट्स है, जो मानवता के अधिकार है, उनकी क्या है प्रोटेक्शन करती है जेंडर इक्वलिटी। मोस्टली तो जो वुमेन राइट्स है उनकी प्रोटेक्शन करती है, क्योंकि शुरुआत से ही क्या है ज़्यादा जो जितने भी वायलेंसेस हुए या कोई भी इनजस्टिस हुआ वो सब किनके लिए हुआ है, वुमेन्स के लिए मोस्टली ज़्यादा हुआ है। उसके बाद है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि जो आज के समय की नीड है उसके अकॉर्डिंग अगर देश की डेवलपमेंट चाहिए तो जेंडर इक्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कॉजेज ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी, कि आखिर क्यों जेंडर इनइक्वालिटी आती है। सबसे पहला है पैट्रियार्कल सोसाइटी, पुरुष प्रधान समाज। हमारे समाज में क्या है जो पावर दी जाती है वो पुरुष को दी जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आप फैमिली के हेड को ही देख लें तो फैमिली का हेड किसको माना जाता है, जो घर के मुखिया हैं वो किसको माना जाता है, या तो दादा या फिर पापा। तो ये क्या है जो पुरुष प्रधान समाज है इसमें औरत को क्या है नीचे तबके का समझा जाता है या नीचा समझा जाता है खुद से, जिसकी वजह से क्या है जेंडर इनइक्वालिटी आती है। सेकंड है प्रेफरेंसेस टू सन, कि जो
लड़का है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल रिलीजियस प्रैक्टिसेस में देख लीजिए, या ऐसा समझा जाता है कि ये हमारे वंश को बढ़ाएगा। तो ये कुछ ऐसे माइंडसेट्स होते हैं जिनकी वजह से क्या है, जेंडर इनइक्वालिटी आती है। उसके बाद है डोरी सिस्टम हो गया, कि दहेज प्रथा भी है, जिसकी वजह वजह से क्या है कि लड़कियों को उतनी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती। उनको क्या है, जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज है उन चीज़ों को यूटिलाइज करने का क्या है, राइट नहीं दिया जाता। रोल ऑफ सन इन रिलीजियस रिचुअल्स, ये वही है कि मोस्टली रिचुअल्स में क्या है कि लड़के को बिठाया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम संस्कार की बात करें कि तो उसमें भी क्या है कि बच्चे को बोला जाता है कि जो मुख अग्नि दी जाएगी वो लड़के के द्वारा दी जाएगी। परंतु आजकल क्या है, ये चीज़ चेंज हो रही है। तो इसकी वजह से भी क्या है कि जेंडर इनइक्वालिटी आती है, कि लोगों के दिमाग में ये चीज़ बैठी होती है कि हाँ बेटा होगा तभी हमें मुक्ति मिलेगी, या तभी हमें कोई शांति मिलेगी आफ्टर डेथ। परंतु वो किसने देखा है? तो ये क्या है, कुछ ऐसी सोच की वजह से भी क्या है, जेंडर इनइक्वालिटी आती है। उसके बाद है लैक ऑफ सेपरेट स्कूल्स फॉर गर्ल्स। अभी क्या है, पेरेंट्स की कुछ ऐसी सोच भी होती है कि वो लड़कियों को सेफ़ नहीं समझती हैं, कि अगर वो उनको किसी को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में भेज रहे हैं जहाँ पर बॉयज़ भी पढ़ रहे हैं, तो उनका क्या मानना होता है कि अगर गर्ल्स स्कूल्स हैं या वुमेंस एजुकेशन के कोई इंस्टीट्यूट है तो वहाँ पे क्या है, वो ज़्यादा सेफ़ फील करते हैं। उसकी वजह से भी क्या है, जेंडर इनइक्वालिटी आती है, कि पेरेंट्स बच्चों को क्या है, जो उनका फंडामेंटल राइट है अब एजुकेशन, वो भी नहीं देते हैं। उसके बाद है डेथ ऑफ वुमेन टीचर, कि वुमेन टीचर्स की जो कमी होती है उसकी वजह से भी क्या है, पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि जो फीमेल टीचर्स होती हैं उनके पास उनकी बच्चियां या उनके जो वुमेन्स लड़कियां खुद है वो ज़्यादा सेफ फील करती हैं। तो इसकी वजह से भी क्या है, जेंडर इनइक्वालिटी आती है। उसके बाद है सोशल इविल्स, इसमें हमारे पास बहुत सारे जैसे बाल विवाह हो गया, या डोरी सिस्टम हो गया, या क्या बोलते हैं भ्रूण हत्या हो गया, ये सब की वजह से भी क्या है, जेंडर इनइक्वालिटी आती है। उसके बाद है पॉलीगैमी, की एक से ज़्यादा शादियां होना, कि मतलब आदमी को ये चीज़ अलाउड है कि वो एक से ज़्यादा मैरिज कर सकता है कुछ रिलीजन्स में, परंतु औरत के लिए ऐसा कुछ नहीं है। तो ये भी एक तरीके की जेंडर इनइक्वालिटी हुई, कि आखिर क्यों पुरुष के लिए ये प्रावधान है और अगर औरत ऐसा करे तो उसको अलग नज़रिए से देखा जाता है। उसके बाद है इलिटरेसी, अनपढ़ता। अनपढ़ता की वजह से भी लोगों में क्या है कि वो समझते हैं कि लड़की है, क्या इसको पढ़ाना है, इसको घर का चूल्हा चौका सिखाओ, इसने थोड़ी कमाना है, ये तो दूसरे घर जाएगी, ये क्या कर लेगी पढ़ लिख के। तो अगर खुद शिक्षित होंगे पेरेंट्स तो क्या है, वो बच्चों के राइट्स के बारे में सोचेंगे, वो बच्चों के फ्यूचर्स के बारे में सोचेंगे, ना कि ये सोचेंगे कि किस बच्चे पे इन्वेस्ट करे, कि कौन उन्हें देगा या कौन पराए घर जाएगी। उसके बाद है लैक ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेज, ये वही हो गया कि ह्यूमन रिसोर्सेज है उनको एक्सेस नहीं करने दिया जाता। इसकी वजह से भी क्या है, जेंडर इनइक्वालिटी आती है। इसका मेन है एजुकेशन, की लड़कियों को क्या है, जो पढ़ने नहीं दिया जाता, वही है मेनली रिसोर्स, तो कि जिसकी वजह से क्या है, जेंडर इनइक्वालिटी आती है। उसके बाद हम देखें रोल ऑफ एजुकेशन टू एलिमिनेट जेंडर इन इक्वालिटी, कि जेंडर इन इक्वालिटी को एलिमिनेट करने के लिए एजुकेशन किस तरीके से भूमिका निभा सकती है। तो सबसे पहले है पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स वुमेन। अभी क्या है, अगर बच्चों को, लड़कों को इस चीज़ के बारे में शिक्षित किया जाए कि लड़कियों ने क्या, उनके साथ वुमेन्स के साथ क्या क्या हुआ है, या उनके अगेंस्ट कितने सोशल इवल्स थे, या उन्होंने कितना कुछ सहा है, तो उनका क्या है, जो एटीट्यूड है, जो माइंड सेट है, वो वुमेन्स को लेकर क्या है, चेंज हो जाएगा। उनका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा, वो अलग नज़रिए से देखेंगे। एलिमिनेट नैरो थिंकिंग, जब समाज शिक्षित होता है तो जो उनकी जो नैरो थिंकिंग होती है, जो संकीर्ण सोच होती है, वो क्या है, चेंज हो जाती है, एलिमिनेट हो जाती है। उसके बाद है सोशल कॉन्शियसनेस। सोशल कॉन्शियसनेस की उनमें क्या है, जो सामाजिक समझ आती है कि क्या समाज के लिए सही है, समाज की डेवलपमेंट के लिए क्या सही है, तो वो क्या है, जेंडर इक्वालिटी को फेवर करती हैं। उसके बाद है सेल्फ डिपेंडेंस, जो लड़कियां हैं अगर वो पढ़ लिख जाएंगी तो वो क्या, अपने पैरों पे खड़ी हो जाएंगी और किसी पे फाइनेंशियली या किसी भी तरीके से किसी पे डिपेंड नहीं रहेंगी, तो वो क्या, सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगी। उसके बाद क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट, कि इसको एलिमिनेट करने के लिए जेंडर इनक्वालिटी को
वुमेन को एम्पावर किया जा सकता है, उनके लिए सेमिनार्स, उनके लिए जो वर्कशॉप्स होती हैं या उनके लिए अलग अलग स्कीम्स पॉलिसी चलाई जा सकती है, जिससे क्या है कि वुमेन एम्पावरमेंट हो। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ न्यू सोसाइटी, नए समाज का निर्माण। कि इसमें क्या है, पहले था ऐसा कि लड़की को कम समझा जाता था या लड़की को पढ़ने योग्य नहीं समझा जाता था, परंतु अब क्या है, जब एजुकेशन मिल रही है तो लड़के भी क्या है इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनका भी अधिकार है, उनको भी हमारे बराबर का अधिकार है, वो हमारे जो हम करना चाहते हैं उनको भी वो चीज़ अलाउड होनी चाहिए। तो इससे क्या है, एक नए समाज का निर्माण हो रहा है जिसमें क्या है, दोनों को इक्वल समझा जा रहा है। उसके बाद है नॉलेज अबाउट लॉज एंड राइट्स। कि इसमें क्या है, लड़कियां शिक्षित होंगी तो उनको क्या है, कानून के बारे में पता चलेगा, उनको अपने राइट्स के बारे में पता चलेगा कि सरकार ने या हमारे जो जस्ट हमारा लॉ है उसने कौन कौन सी पॉलिसीज चलाई है या कौन कौन से लॉज बने हमारी गवर्नमेंट की तरफ से लड़कियों के जो राइट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए या लड़कियों के वेलफेयर के लिए। तो ये था हमारा रोल ऑफ एजुकेशन टू एलिमिनेट जेंडर इनइक्वालिटी। तो आज हाँ हमने इस वीडियो में पढ़ा कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर, मीनिंग ऑफ जेंडर इक्वालिटी, फिर हमने पढ़ा नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ जेंडर इक्वालिटी, उसके कॉजेज़, और लास्ट में हमने पढ़ा रोल ऑफ एजुकेशन टू एलिमिनेट जेंडर इनइक्वालिटी। तो आज के लिए इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।